प्रिय विद्यार्थियों, राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। ये नोट्स B.Ed परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें CTET और सभी राज्यों की CET पर विशेष ध्यान दिया गया है। शुभकामनाएं। B.Ed 2 ND ईयर पेपर 4B अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, अध्ययन क्षेत्रों और विषयों की समझ। यूनिट 2 1 क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, शिक्षा का एक अनुशासन डिसिप्लिन के रूप में आलोचनात्मक विश्लेषण। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, शिक्षा एजुकेशन केवल एक व्यावहारिक क्रिया नहीं बल्कि एक संगठित अध्ययन क्षेत्र फील्ड ऑफ स्टडी भी है। आज शिक्षा को विश्वविद्यालयों में B.Ed, M.Ed, PhD आदि पाठ्यक्रमों के माध्यम से एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में पढ़ाया जाता है। परंतु प्रश्न उठता है, क्या शिक्षा वास्तव में एक स्वतंत्र अनुशासन है या यह अन्य विषयों जैसे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन पर निर्भर क्षेत्र है? इसी प्रश्न का विश्लेषण शिक्षा का एक अनुशासन के रूप में आलोचनात्मक अध्ययन कहलाता है। 2 अनुशासन डिसिप्लिन का अर्थ। अनुशासन वह ज्ञान क्षेत्र है जिसकी अपनी विषय वस्तु हो, अपने सिद्धांत हो, अपनी शोध पद्धति हो। 3 शिक्षा को अनुशासन मानने के पक्ष में तर्क। 1 स्वतंत्र अध्ययन क्षेत्र, शिक्षा का अपना अध्ययन विषय है, शिक्षणाधिगम प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, शिक्षण विधियां, शिक्षा नीति आदि। 2 सैद्धांतिक आधार, शिक्षा के अपने सिद्धांत और विचारधाराएं हैं। आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोगवाद जैसे विचारकों ने शिक्षा के सिद्धांत दिए जॉन डुई प्लेटो। 3 शोध पद्धति, शिक्षा में गुणात्मक क्वालिटेटिव और मात्रात्मक क्वांटिटेटिव शोध पद्धतियां विकसित हुई हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान, मापन एवं मूल्यांकन आदि इसके अंग हैं। 4 संस्थागत मान्यता, भारत में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE ने शिक्षा को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दी है। 4 शिक्षा को स्वतंत्र अनुशासन न मानने के तर्क। 1 अंतःविषयक प्रकृति, शिक्षा दर्शन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि से गहराई से जुड़ी है। इसलिए कुछ विद्वान इसे स्वतंत्र अनुशासन नहीं बल्कि अंतःविषयक क्षेत्र इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड मानते हैं। 2 सीमाओं की अस्पष्टता, अन्य अनुशासनों की तरह शिक्षा की सीमाएं स्पष्ट नहीं हैं। यह समाज और संस्कृति के साथ बदलती रहती है। 5 आलोचनात्मक विश्लेषण, शिक्षा का अपना विषय वस्तु और शोध पद्धति है। यह समाज निर्माण का प्रमुख साधन है। यह बहुआयामी और गतिशील क्षेत्र है। इसकी अंतःविषयक प्रकृति इसे कमजोर नहीं बल्कि अधिक समृद्ध बनाती है। आत्म शिक्षा को एक स्वतंत्र एवं अंतःविषयक अनुशासन दोनों रूपों में समझा जा सकता है। 6 समकालीन परिप्रेक्ष्य, आज शिक्षा को ज्ञान निर्माण, नीति निर्धारण और सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में देखा जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020 में भी शिक्षा को बहुविषयक एवं अनुसंधानाधारित क्षेत्र के रूप में विकसित करने पर बल दिया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिसिप्लिन, अनुशासन डिसिप्लिन की विशेषताएं। 1 प्रस्तावना, अनुशासन डिसिप्लिन वह संगठित ज्ञान क्षेत्र है जिसकी अपनी विशिष्ट विषय वस्तु, सिद्धांत, पद्धति और उद्देश्य होते हैं। प्रत्येक अनुशासन ज्ञान को व्यवस्थित, तर्कसंगत और वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, हिस्ट्री। अनुशासन की मुख्य विशेषताएं। एक निश्चित विषय वस्तु, डेफिनिट सब्जेक्ट मैटर।
हर अनुशासन का अपना विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र होता है। जैसे गणित में संख्या, आकृति, समीकरण, इतिहास में अतीत की घटनाएं, समाजशास्त्र में सामाजिक संबंध। विषयवस्तु स्पष्ट और सीमित होती है। दो सिद्धांतों का समूह, बॉडी ऑफ थ्योरीज। अनुशासन के अपने सिद्धांत और नियम होते हैं। ये सिद्धांत अनुभव, तर्क और शोध पर आधारित होते हैं। उदाहरण: गणित में प्रमेय, भौतिकी में नियम जैसे गति के नियम। 3 शोध पद्धति, रिसर्च मेथडोलॉजी। हर अनुशासन की अपनी शोध पद्धति होती है। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, सर्वेक्षण, सर्वे, विश्लेषण, एनालिसिस। वैज्ञानिक अनुशासन प्रयोगात्मक विधि अपनाते हैं, जबकि सामाजिक विज्ञान सर्वेक्षण और व्याख्या पर आधारित होते हैं। 4 संगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। अनुशासन में ज्ञान को तार्किक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। विषय सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। 5 तकनीकी शब्दावली, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। हर अनुशासन की अपनी विशिष्ट शब्दावली होती है। जैसे गणित में समुच्चय, प्रमेय। इतिहास में पुनर्जागरण, औपनिवेशिकता। 6 उद्देश्य एवं लक्ष्य, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। प्रत्येक अनुशासन के स्पष्ट उद्देश्य होते हैं। ज्ञान का विस्तार, कौशल विकास, अनुसंधान को बढ़ावा देना, समाज की समस्याओं का समाधान। 7 सीमाएं, बाउंड्रीज। अनुशासन की अध्ययन सीमा निश्चित होती है। हालांकि आधुनिक समय में कई अनुशासन अंतःविषयक, इंटरडिसिप्लिनरी बन गए हैं। 8 सत्यापन योग्य ज्ञान, वेरिफाएबल नॉलेज। अनुशासन का ज्ञान प्रमाण और परीक्षण योग्य होता है। तथ्यों की पुष्टि की जा सकती है। 9 सतत विकास, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। अनुशासन स्थिर नहीं होते। नई खोजों और शोध के आधार पर इनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। समापन: इस प्रकार अनुशासन वह संगठित ज्ञान क्षेत्र है जिसमें स्पष्ट विषय वस्तुनिश्चित सिद्धांत, शोध पद्धति, तकनीकी शब्दावली, संगठित संरचना मौजूद होती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण कोई भी अध्ययन क्षेत्र एक अनुशासन के रूप में मान्यता प्राप्त करता है। 3. Education as a socially contrived system influenced by different factors. शिक्षा एक सामाजिक रूप से निर्मित व्यवस्था, एजुकेशन एज अ सोशली कॉन्ट्राइव्ड सिस्टम, विभिन्न कारकों से प्रभावित। एक प्रस्तावना: शिक्षा कोई प्राकृतिक या स्वतः विकसित होने वाली प्रक्रिया मात्र नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक रूप से निर्मित सोशली कॉन्ट्राइव्ड व्यवस्था है। अर्थात शिक्षा की संरचना, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, पद्धतियां और नीतियां समाज द्वारा निर्धारित होती हैं और समय समय पर सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार बदलती रहती हैं। 2. शिक्षा को सामाजिक रूप से निर्मित व्यवस्था क्यों कहा जाता है? शिक्षा समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बनाई जाती है। समाज के मूल्य, संस्कृति और विचारधाराएं शिक्षा को प्रभावित करते हैं। शिक्षा सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन दोनों का माध्यम है। समाजशास्त्रियों के अनुसार शिक्षा समाज का दर्पण भी है और निर्माता भी। 3. शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। 1. सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर्स। सामाजिक संरचना, जाति, वर्ग, लिंग, परंपराएं और रीति रिवाज। सामाजिक असमानता। उदाहरण: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की शिक्षा में अंतर। समाजशास्त्री एमिले दुर्खीम ने शिक्षा को सामाजिक एकीकरण का साधन माना। 2. सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर्स। भाषा, धर्म, परंपराएं, कला एवं साहित्य। शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। 3. राजनीतिक कारक, पॉलिटिकल फैक्टर्स।
सरकार की नीतियां, शिक्षा का वैचारिक स्वरूप, सत्ता और विचारधारा। उदाहरण, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने शिक्षा में बहुभाषिकता और कौशल विकास पर बल दिया। राजनीतिक विचारधाराएं पाठ्यक्रम और इतिहास लेखन को प्रभावित करती हैं। 4 आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स। देश की आर्थिक स्थिति, बजट और संसाधन, रोजगार की आवश्यकताएं। उदाहरण, औद्योगिकीकरण के बाद तकनीकी शिक्षा का महत्व बढ़ा। 5 तकनीकी कारक, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षण, स्मार्ट कक्षाएं। तकनीकी प्रगति से शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में परिवर्तन आया है। 6 दार्शनिक कारक, फिलॉसॉफिकल फैक्टर्स। शिक्षा के उद्देश्य दर्शन से निर्धारित होते हैं। आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोगवाद आदि विचारधाराएं शिक्षा को दिशा देती हैं। दार्शनिक जॉन डूई ने शिक्षा को जीवन से जोड़ने पर बल दिया। 7 ऐतिहासिक कारक, हिस्टोरिकल फैक्टर्स। औपनिवेशिक प्रभाव, स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन। इतिहास के अनुसार शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन होते रहे हैं। 4 शिक्षा की सामाजिक भूमिकाएं। समाजीकरण, सोशलाइजेशन। सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। 5 आलोचनात्मक दृष्टिकोण। कुछ विद्वानों का मत है कि शिक्षा कभी कभी सामाजिक असमानता को बनाए रखती है। पाठ्यक्रम में प्रभुत्वशाली वर्ग की विचारधारा झलकती है। दूसरी ओर शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और समानता का सशक्त माध्यम भी है। 4 इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एजुकेशन, रिलेशनशिप विथ डिसिप्लिन्स सब्जेक्ट्स। शिक्षा का अंतःविषयक स्वरूप, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एजुकेशन, विभिन्न विषयों अनुशासनों से संबंध। एक प्रस्तावना। शिक्षा, एजुकेशन केवल एक स्वतंत्र विषय नहीं है, बल्कि यह कई अन्य विषयों अनुशासनों से गहराई से जुड़ी हुई है। इसी कारण शिक्षा को अंतःविषयक, इंटरडिसिप्लिनरी कहा जाता है। अर्थात शिक्षा विभिन्न विषयों से ज्ञान ग्रहण करके अपने सिद्धांत, उद्देश्य और कार्यप्रणाली का निर्माण करती है। 2 अंतःविषयक, इंटरडिसिप्लिनरी का अर्थ। अंतःविषयक का अर्थ है 2 या 2 से अधिक विषयों का परस्पर संबंध और सहयोग। शिक्षा दर्शन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि से ज्ञान लेकर समृद्ध होती है। 3 शिक्षा का विभिन्न अनुशासनों से संबंध। 1 शिक्षा और दर्शन, एजुकेशन एंड फिलॉसफी। फिलॉसफी शिक्षा को उद्देश्य, मूल्य और दिशा प्रदान करता है। शिक्षा के लक्ष्य दर्शन से निर्धारित होते हैं। आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोगवाद आदि दार्शनिक विचार शिक्षा को प्रभावित करते हैं। दार्शनिक जॉन डूई ने शिक्षा को अनुभव आधारित प्रक्रिया माना। निष्कर्ष, दर्शन शिक्षा का मार्गदर्शक है। 2 शिक्षा और मनोविज्ञान, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शिक्षा को बालक के व्यवहार, बुद्धि, अभिरुचि और सीखने की प्रक्रिया को समझने में सहायता करता है। सीखने के सिद्धांत, प्रेरणा, बुद्धि एवं व्यक्तित्व। मनोविज्ञान शिक्षा को बाल केंद्रित बनाता है। 3 शिक्षा और समाजशास्त्र, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी शिक्षा को सामाजिक संदर्भ प्रदान करता है। समाजीकरण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक असमानता। समाजशास्त्री एमिले दुर्खीम ने शिक्षा को सामाजिक एकता का साधन बताया। 4 शिक्षा और अर्थशास्त्र, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स शिक्षा को मानव पूंजी के विकास से जोड़ता है। शिक्षा और रोजगार। शिक्षा में निवेश, आर्थिक विकास। कौशल आधारित शिक्षा आर्थिक प्रगति में सहायक है। 5 शिक्षा और राजनीति विज्ञान, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल साइंस।
पॉलिटिकल साइंस शिक्षा को नीति और शासन से जोड़ता है। शिक्षा नीति, लोकतांत्रिक मूल्य, नागरिकता शिक्षा। उदाहरण, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने शिक्षा में बहुविषयक दृष्टिकोण पर बल दिया। 6. शिक्षा और इतिहास, एजुकेशन एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री शिक्षा के विकास और परिवर्तन को समझने में सहायता करता है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक शिक्षा। औपनिवेशिक प्रभाव। 7. शिक्षा और विज्ञान प्रौद्योगिकी। साइंस एवं तकनीकी प्रगति ने शिक्षण विधियों को प्रभावित किया है। आईसीटी का उपयोग। ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल संसाधन। 4. शिक्षा की अंतःविषयक प्रकृति की विशेषताएं। विभिन्न विषयों से ज्ञान ग्रहण करती है, बहुआयामी और गतिशील है, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार बदलती है, समग्र विकास पर बल देती है। 5. महत्व। शिक्षा को व्यापक और समृद्ध बनाती है, समस्याओं के समाधान में सहायक समग्र दृष्टिकोण विकसित करती है, शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देती है। 5. रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड मैनेजमेंट। शिक्षा और प्रबंधन के मध्य संबंध। रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड मैनेजमेंट विस्तार से। एक प्रस्तावना। शिक्षा, एजुकेशन और प्रबंधन, मैनेजमेंट, दोनों ही समाज के विकास के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जहां शिक्षा ज्ञान, मूल्य और कौशल का विकास करती है, वहीं प्रबंधन संसाधनों, मानव शक्ति और प्रक्रियाओं का कुशल संचालन सुनिश्चित करता है। आधुनिक समय में शिक्षा संस्थानों के प्रभावी संचालन के लिए प्रबंधन सिद्धांतों का उपयोग अनिवार्य हो गया है। 2. शिक्षा का अर्थ। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति का बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक विकास होता है। 3. प्रबंधन का अर्थ। प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत योजना बनाना, प्लानिंग, संगठन करना, ऑर्गेनाइजिंग, निर्देशन, डायरेक्टिंग, समन्वय, कोऑर्डिनेटिंग, नियंत्रण, कंट्रोलिंग जैसी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। प्रबंधन के सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप देने में हेनरी फायोल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 4. शिक्षा और प्रबंधन के मध्य संबंध। 1. शैक्षिक संस्थानों का संचालन। विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों का संचालन प्रबंधन सिद्धांतों पर आधारित होता है। उदाहरण, समय सारणी निर्माण, परीक्षा आयोजन, बजट प्रबंधन। 2. शैक्षिक नेतृत्व, एजुकेशनल लीडरशिप। प्रधानाचार्य और प्राचार्य प्रभावी प्रबंधक की भूमिका निभाते हैं। वे शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावकों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। 3. मानव संसाधन प्रबंधन, HRM। शिक्षा संस्थानों में शिक्षक चयन, प्रशिक्षण, मूल्यांकन प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। 4. योजना और नीति निर्माण। शिक्षा नीतियां और कार्यक्रम प्रबंधन सिद्धांतों के अनुसार बनाए जाते हैं। उदाहरण, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, NEP 2020 में शैक्षिक सुधारों की योजना और क्रियान्वयन के लिए प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाया गया है। 5. संसाधनों का कुशल उपयोग। विद्यालयों में वित्तीय संसाधन, भौतिक संसाधन, मानव संसाधन का उचित उपयोग प्रबंधन के माध्यम से संभव होता है। 6. गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल। शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निगरानी और मूल्यांकन आवश्यक है। भारत में नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल, NAAC, उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता का आकलन करता है। 7. निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग। शैक्षिक संस्थानों में प्रभावी निर्णय लेने के लिए प्रबंधन कौशल आवश्यक है। 6. आधुनिक संदर्भ। डिजिटल शिक्षा, ई-लर्निंग, स्मार्ट कक्षाएं आदि के प्रभावी संचालन के लिए प्रबंधन कौशल आवश्यक हो गया है। 6. रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। शिक्षा और समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र के मध्य संबंध।
रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी विस्तार से। एक प्रस्तावना। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति और समाज दोनों के विकास से जुड़ी है। इसी कारण शिक्षा का गहरा संबंध समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी और मानवशास्त्र एंथ्रोपोलॉजी से है। ये दोनों अनुशासन शिक्षा को सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में समझने में सहायता करते हैं। दो, शिक्षा और समाजशास्त्र का संबंध। समाजशास्त्र का अर्थ। सोशियोलॉजी समाज, सामाजिक संबंधों, संस्थाओं और संरचनाओं का अध्ययन करता है। शिक्षा और समाजशास्त्र के प्रमुख संबंध। एक, शिक्षा एक सामाजिक संस्था है। विद्यालय समाज का लघु रूप, मिनिएचर सोसाइटी है। शिक्षा समाज के मूल्यों और परंपराओं का संरक्षण करती है। दो, समाजीकरण, सोशलाइजेशन। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक नियमों और व्यवहारों को सीखता है। समाजशास्त्री एमिले दुर्खीम ने शिक्षा को सामाजिक एकीकरण का माध्यम माना। तीन, सामाजिक नियंत्रण और परिवर्तन। शिक्षा सामाजिक नियंत्रण का साधन भी है और सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी। चार, सामाजिक असमानता। जाति, वर्ग, लिंग आदि कारक शिक्षा को प्रभावित करते हैं। समाजशास्त्र इन असमानताओं का विश्लेषण करता है। पांच, शिक्षा नीति और समाज। शिक्षा नीतियां समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बनती हैं। उदाहरण, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सामाजिक समावेशन और समान अवसर पर बल देती है। तीन, शिक्षा और मानवशास्त्र का संबंध। मानवशास्त्र का अर्थ। एंथ्रोपोलॉजी मानव के सांस्कृतिक, सामाजिक और जैविक विकास का अध्ययन करता है। शिक्षा और मानवशास्त्र के प्रमुख संबंध। एक, संस्कृति और शिक्षा। मानवशास्त्र संस्कृति के अध्ययन पर बल देता है। शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। दो, विविधता की समझ। मानवशास्त्र विभिन्न जनजातियों, भाषाओं और संस्कृतियों का अध्ययन करता है। इससे बहुसांस्कृतिक शिक्षा, मल्टीकल्चरल एजुकेशन को बढ़ावा मिलता है। तीन, लोकज्ञान और परंपरागत शिक्षा। जनजातीय और पारंपरिक समाजों की शिक्षा प्रणाली को समझने में मानवशास्त्र सहायक है। चार, बाल विकास की समझ। मानव विकास के जैविक और सांस्कृतिक पहलुओं को समझकर शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। पांच, महत्व। शिक्षा को सामाजिक संदर्भ प्रदान करता है, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान सिखाता है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है, सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायक। सात, स्कूल एजुकेशन, कॉन्टेम्पररी चैलेंजेस। विद्यालयी शिक्षा, समकालीन चुनौतियां। स्कूल एजुकेशन, कॉन्टेम्पररी चैलेंजेस विस्तार से। एक प्रस्तावना। विद्यालयी शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आधारशिला होती है। यह न केवल ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि मूल्य, कौशल और सामाजिक चेतना का विकास भी करती है। वर्तमान समय में तेजी से बदलती सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिस्थितियों के कारण विद्यालयी शिक्षा अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। दो, विद्यालयी शिक्षा की प्रमुख समकालीन चुनौतियां। एक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की चुनौती। शिक्षण की गुणवत्ता में असमानता, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, रटने की प्रवृत्ति, रोट लर्निंग। हालांकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने गुणवत्तापूर्ण और कौशलाधारित शिक्षा पर बल दिया है, फिर भी इसका प्रभावी क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण है। दो, डिजिटल विभाजन, डिजिटल डिवाइड। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तकनीकी संसाधनों की असमानता, इंटरनेट और उपकरणों की कमी, ऑनलाइन शिक्षा तक सीमित पहुंच। कोविड-19 के बाद यह समस्या और अधिक स्पष्ट हुई। तीन, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन।
दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं की कमी, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की भागीदारी, लैंगिक असमानता। समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। 4 भाषा और माध्यम की समस्या। मातृभाषा बनाम अंग्रेजी माध्यम का विवाद, बहुभाषिक कक्षाओं में शिक्षण की कठिनाई। नई शिक्षा नीति ने प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा पर बल दिया है। 5 मूल्य एवं नैतिक शिक्षा का अभाव। नैतिक मूल्यों में गिरावट, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी की कमी, सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव। विद्यालयों को मूल्य आधारित शिक्षा पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है। 6 परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली। परीक्षा केंद्रित शिक्षा, अंकों की प्रतिस्पर्धा, तनाव और मानसिक दबाव। वैकल्पिक और सतत मूल्यांकन पद्धति की आवश्यकता है। 7 शिक्षक प्रशिक्षण और पेशेवर विकास। आधुनिक तकनीकों का अभाव, नवाचार की कमी, कार्यभार का दबाव। शिक्षकों के निरंतर प्रशिक्षण की आवश्यकता है। 8 मानसिक स्वास्थ्य की समस्या। विद्यार्थियों में तनाव, चिंता और अवसाद, प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाओं का दबाव। विद्यालयों में परामर्श सेवाओं की कमी एक गंभीर चुनौती है। 9 वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शिक्षा की आवश्यकता, रोजगारोन्मुखी कौशल का अभाव। विद्यालयों को 21वीं सदी के कौशल, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन पर ध्यान देना होगा। पर्यावरण और सामाजिक उत्तरदायित्व। पर्यावरण शिक्षा का अभाव, सामाजिक जिम्मेदारी की कमी। विद्यालयों को सतत विकास और नागरिकता शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। 3 समाधान की दिशा। शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार, तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता, समावेशी और बाल केंद्रित शिक्षा, परीक्षा सुधार, मानसिक स्वास्थ्य सहायता। इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल, मेरिट्स, डिमेरिट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कूल। एक प्रस्तावना। विद्यालय समाज की एक औपचारिक संस्था है जहां बालक का बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक विकास किया जाता है। परिवार के बाद विद्यालय ही वह स्थान है जहां बच्चे का सर्वांगीण विकास संगठित रूप से होता है। 2 विद्यालय की आवश्यकता, नीड ऑफ स्कूल। एक औपचारिक शिक्षा के लिए ज्ञान, कौशल और मूल्य व्यवस्थित ढंग से सिखाने के लिए विद्यालय आवश्यक है। 2 समाजीकरण, सोशलाइजेशन। विद्यालय बच्चों को सामाजिक नियम, अनुशासन और सहयोग सिखाता है। 3 व्यक्तित्व विकास। विद्यालय बालक के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास में सहायक है। 4 राष्ट्रीय एकता। विद्यालय नागरिकता, लोकतंत्र और राष्ट्रीय भावना विकसित करता है। 5 आधुनिक जीवन की तैयारी। वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक समाज में जीवनयापन हेतु विद्यालय आवश्यक कौशल प्रदान करता है। 3 विद्यालय का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल। ज्ञान का प्रसार। पाठ्यक्रम के माध्यम से वैज्ञानिक और सामाजिक ज्ञान दिया जाता है। मूल्य निर्माण। नैतिक शिक्षा, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व विकसित होते हैं। कौशल विकास। संचार कौशल, नेतृत्व क्षमता, रचनात्मकता का विकास होता है। 4 विद्यालय के गुण, मेरिट्स ऑफ स्कूल। 1 संगठित एवं व्यवस्थित शिक्षा। 2 प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण। 3 सामूहिक गतिविधियों से सामाजिक विकास। 4 अनुशासन और समय प्रबंधन का विकास। 5 सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के अवसर। 6 मूल्यांकन एवं प्रगति का आकलन। 5 विद्यालय के दोष, डिमेरिट्स ऑफ स्कूल। 1 परीक्षा केंद्रित शिक्षा। 2 रटने की प्रवृत्ति, रोट लर्निंग। 3 व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा। 4 अधिक प्रतिस्पर्धा और तनाव। 5 कभी कभी अनुशासन का अत्यधिक दबाव। 6 संसाधनों की कमी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। 6 विद्यालय को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कूल। 1 सामाजिक कारक। सामाजिक संरचना। अभिभावकों की जागरूकता। सामाजिक मूल्य।
दो आर्थिक कारक, विद्यालय का बजट, संसाधनों की उपलब्धता, परिवार की आर्थिक स्थिति। तीन राजनीतिक कारक, सरकार की शिक्षा नीतियां, शिक्षा में सुधार कार्यक्रम। उदाहरण नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने विद्यालयी शिक्षा में संरचनात्मक बदलाव का प्रस्ताव दिया है। चार तकनीकी कारक, डिजिटल संसाधन, स्मार्ट कक्षाएं, ऑनलाइन शिक्षा। पांच शिक्षक संबंधी कारक, शिक्षक की योग्यता, प्रशिक्षण, प्रेरणा और अनुभव। छह प्रशासनिक कारक, विद्यालय प्रबंधन, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन व्यवस्था। सात सांस्कृतिक कारक, भाषा, परंपराएं, स्थानीय संस्कृति। 9 नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज 1986 एंड 1992, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं 1992। नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज 1986 एंड 1992। एक प्रस्तावना, भारत में शिक्षा सुधार के लिए समय समय पर राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां बनाई गईं। स्वतंत्रता के बाद 1968 की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। इसके बाद 1986 में नई शिक्षा नीति लागू की गई, जिसे 1992 में संशोधित रिवाइज्ड किया गया। दो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। पृष्ठभूमि, 1980 के दशक में शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और पहुंच से संबंधित समस्याओं को देखते हुए 1986 में नई नीति लागू की गई। प्रमुख उद्देश्य, एक सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल। दो सामाजिक न्याय और समान अवसर। तीन महिला शिक्षा को बढ़ावा। चार अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान। पांच वयस्क शिक्षा और साक्षरता अभियान। मुख्य विशेषताएं, एक सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। दो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं, कमरे, शिक्षक, सामग्री उपलब्ध कराना। तीन महिला शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा को सशक्तिकरण का साधन माना गया। चार नवोदय विद्यालयों की स्थापना, ग्रामीण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए जवाहर नवोदया विद्यालय की शुरुआत। पांच शिक्षक शिक्षा में सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत करना। छह व्यावसायिक शिक्षा, रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर बल। सात बालिका शिक्षा एवं अल्पसंख्यक शिक्षा, समान अवसर प्रदान करने पर जोर। तीन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992, संशोधित शिक्षा नीति 1992। 1992 में 1986 की नीति की समीक्षा कर उसमें कुछ संशोधन किए गए। 1992 संशोधन के मुख्य बिंदु, एक कार्यक्रम क्रियान्वयन पर बल, नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन (POA) बनाया गया। दो विकेंद्रीकरण (डिसेंट्रलाइजेशन), शिक्षा के प्रशासन में राज्यों और स्थानीय निकायों की भूमिका बढ़ाई गई। तीन सर्व शिक्षा अभियान की दिशा, सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास तेज किए गए। चार उच्च शिक्षा सुधार, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और अनुसंधान पर बल। पांच तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार। पांच उपलब्धियां, प्राथमिक शिक्षा के विस्तार में योगदान, महिला शिक्षा को बढ़ावा, नवोदय विद्यालयों की स्थापना, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का विकास। छह सीमाएं, संसाधनों की कमी, पूर्ण क्रियान्वयन में कठिनाई, ग्रामीण शहरी असमानता, गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार का अभाव। 10 ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड स्कीम। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड स्कीम। एक प्रस्तावना, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और विद्यालयों में न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना शुरू की गई।
यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए लागू की गई थी। यह योजना नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। दो योजना की पृष्ठभूमि। 1980 के दशक में देश के अनेक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षाओं की कमी, एकल शिक्षक व्यवस्था, शिक्षण सामग्री का अभाव, बुनियादी सुविधाओं की कमी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए 1987 से 88 में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना लागू की गई। 3 योजना के प्रमुख उद्देश्य। 1. प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना। 2. शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना। 3. छात्रों के लिए अनुकूल शिक्षण वातावरण तैयार करना। 4. विद्यालय छोड़ने की दर, ड्रॉप आउट रेट कम करना। 4 योजना की मुख्य विशेषताएं। 1. न्यूनतम भौतिक सुविधाएं, कम से कम 2 कक्षाएं, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था। 2. शिक्षक व्यवस्था, प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक, 1 महिला शिक्षक की नियुक्ति पर विशेष बल। 3. शिक्षण अधिगम सामग्री TLM, ब्लैकबोर्ड, चार्ट, मानचित्र, मॉडल, खेल सामग्री। 4. उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार। बाद में इस योजना को उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक भी विस्तारित किया गया। 5. योजना का महत्व। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन, शिक्षा के सार्वभौमिकरण यूनिवर्सलाइजेशन में सहायता। 6. उपलब्धियां। अनेक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, शिक्षकों की संख्या में वृद्धि, शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, शिक्षा के प्रति जागरूकता में वृद्धि। 7. सीमाएं डिमेरिट्स। सभी विद्यालयों तक समान रूप से सुविधाएं नहीं पहुंच पाई, रखरखाव की समस्या, संसाधनों की कमी, गुणवत्ता सुधार अपेक्षा के अनुसार नहीं हुआ। 11. लिंकेज बिटवीन एजुकेशन एंड अदर डेवलपमेंट सेक्टर्स। शिक्षा और अन्य विकास क्षेत्रों के मध्य संबंध। लिंकेज बिटवीन एजुकेशन एंड अदर डेवलपमेंट सेक्टर्स। एक प्रस्तावना। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के समग्र विकास की आधारशिला है। यह केवल ज्ञान प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास को भी प्रभावित करती है। इसी कारण शिक्षा का अन्य विकास क्षेत्रों के साथ गहरा और पारस्परिक संबंध है। 2. शिक्षा और आर्थिक विकास, एजुकेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कौशल विकास और रोजगार उत्पादकता में वृद्धि। इकोनॉमिक्स के अनुसार शिक्षा मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल का निर्माण करती है। शिक्षित व्यक्ति राष्ट्र की आय और उत्पादन में वृद्धि करते हैं। 3. शिक्षा और सामाजिक विकास, एजुकेशन सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक समानता, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय। सोशियोलॉजी शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम मानता है। शिक्षा से जाति, वर्ग और लिंग आधारित भेदभाव कम होता है। 4. शिक्षा और राजनीतिक विकास, एजुकेशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट। जागरूक नागरिकता, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, राजनीतिक भागीदारी। पॉलिटिकल साइंस के अनुसार शिक्षा नागरिकों को अधिकार और कर्तव्य समझने में सक्षम बनाती है। 5. शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र, एजुकेशन हेल्थ सेक्टर। स्वच्छता और स्वास्थ्य जागरूकता, पोषण संबंधी ज्ञान, जनसंख्या नियंत्रण। शिक्षित व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी निर्णय बेहतर ढंग से लेते हैं। महिला शिक्षा से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आती है। 6. शिक्षा और तकनीकी विकास, एजुकेशन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार और अनुसंधान, डिजिटल साक्षरता। साइंस और तकनीकी शिक्षा से राष्ट्र तकनीकी रूप से सशक्त बनता है। 7. शिक्षा और पर्यावरणीय विकास, एजुकेशन एनवायरनमेंटल डेवलपमेंट। पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता, सतत विकास,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा से जिम्मेदार नागरिक तैयार होते हैं। 8 शिक्षा और सांस्कृतिक विकास, एजुकेशन कल्चरल डेवलपमेंट। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, राष्ट्रीय एकता, बहुसांस्कृतिक समझ। एंथ्रोपोलॉजी शिक्षा को सांस्कृतिक हस्तांतरण का माध्यम मानता है। 12 एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। शिक्षा और मानव संसाधन विकास। एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एक प्रस्तावना। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति उसके प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि उसके मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेस, होते हैं। शिक्षा वह प्रमुख माध्यम है जिसके द्वारा मानव संसाधनों का विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD, किया जाता है। शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, मूल्यों और क्षमताओं को विकसित कर उसे राष्ट्र निर्माण में योगदान देने योग्य बनाती है। 2 मानव संसाधन विकास, HRD, का अर्थ। मानव संसाधन विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों की बौद्धिक क्षमता, कौशल, स्किल्स, दक्षता, कॉम्पिटेंसी, कार्यकुशलता, नेतृत्व क्षमता का विकास किया जाता है ताकि वे सामाजिक और आर्थिक प्रगति में योगदान दे सकें। 3 शिक्षा की भूमिका मानव संसाधन विकास में। 1 ज्ञान का विकास। विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के माध्यम से व्यक्ति बौद्धिक रूप से सक्षम बनता है। 2 कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। तकनीकी कौशल, व्यावसायिक प्रशिक्षण। 3 उत्पादकता में वृद्धि। शिक्षित और प्रशिक्षित व्यक्ति अधिक दक्षता से कार्य करता है, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। 4 नवाचार और अनुसंधान। उच्च शिक्षा संस्थान अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा राष्ट्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाती है। 4 नैतिक एवं सामाजिक विकास। शिक्षा केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी भी विकसित करती है। 5 आर्थिक दृष्टिकोण से शिक्षा। इकोनॉमिक्स के अनुसार शिक्षा मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल, में निवेश है। शिक्षा में निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, गरीबी कम होती है, जीवन स्तर में सुधार होता है। 6 राष्ट्रीय नीतियों में HRD। भारत में शिक्षा को मानव संसाधन विकास से जोड़ा गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने कौशल विकास, बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने पर बल दिया है। 7 शिक्षा और HRD के लाभ। आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, तकनीकी उन्नति, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, बेरोजगारी में कमी। 8 चुनौतियां। कौशल और रोजगार के बीच असंतुलन, शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता, ग्रामीण शहरी अंतर, संसाधनों की कमी। 13 वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। व्यावसायीकरण शिक्षा, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। 1 परिचय। व्यावसायीकरण शिक्षा का अर्थ है शिक्षा को इस प्रकार बनाना कि वह विद्यार्थियों को रोजगार योग्य कौशल, एम्प्लॉयबल स्किल्स, प्रदान करे। इसका उद्देश्य केवल सैद्धांतिक ज्ञान देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को किसी विशेष व्यवसाय, उद्योग या सेवा क्षेत्र के लिए तैयार करना है। भारत में व्यावसायीकरण की अवधारणा को विशेष रूप से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 तथा बाद में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्रमुखता दी गई। 2 व्यावसायीकरण शिक्षा के उद्देश्य। विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुख बनाना, बेरोजगारी की समस्या को कम करना, उद्योगों और बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार कौशल विकसित करना, शिक्षा को व्यावहारिक एवं उपयोगी बनाना, आत्मनिर्भरता एवं उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, को बढ़ावा देना। 3 व्यावसायीकरण शिक्षा की आवश्यकता। बढ़ती बेरोजगारी, केवल डिग्री आधारित शिक्षा से रोजगार नहीं मिल पा रहा। औद्योगिकीकरण और तकनीकी विकास, नई तकनीकों के अनुसार प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता।
ग्रामीण एवं शहरी युवाओं के लिए अवसर, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन। ड्रॉप आउट दर में कमी, व्यावसायिक पाठ्यक्रम छात्रों को आकर्षित करते हैं। 4. व्यावसायीकरण शिक्षा की विशेषताएं। कौशल आधारित शिक्षा, स्किल बेस्ड लर्निंग, प्रशिक्षण एवं इंटर्नशिप की व्यवस्था, उद्योगों से सहयोग, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पाठ्यक्रम, कार्यानुभव वर्क एक्सपीरियंस पर जोर। 5. भारत में व्यावसायीकरण शिक्षा का विकास। माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम, पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना, ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, कौशल विकास योजनाएं जैसे स्किल इंडिया मिशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप पर विशेष बल दिया गया है। 6. व्यावसायीकरण शिक्षा के लाभ। रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आर्थिक विकास में योगदान, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास एवं व्यावहारिक ज्ञान का विकास, उद्योगों को प्रशिक्षित श्रमिक उपलब्ध होना। 7. व्यावसायीकरण शिक्षा की सीमाएं। संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, समाज में व्यावसायिक शिक्षा को कम महत्व, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी। 8. सुझाव। उद्योग शिक्षा साझेदारी को मजबूत किया जाए, आधुनिक उपकरणों और प्रयोगशालाओं की व्यवस्था हो, विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाई जाए, पाठ्यक्रम को समय समय पर अद्यतन किया जाए। 14. इमर्जिंग डायमेंशंस एंड टीचर एजुकेशन। उभरते आयाम एवं शिक्षक शिक्षा, इमर्जिंग डायमेंशंस एंड टीचर एजुकेशन। 1. प्रस्तावना। 21वीं सदी में शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं। वैश्वीकरण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT, समावेशी शिक्षा, पर्यावरण जागरूकता तथा कौशल आधारित शिक्षा के कारण शिक्षक की भूमिका भी बदल रही है। इन परिवर्तनों को उभरते आयाम, इमर्जिंग डायमेंशंस कहा जाता है। इन आयामों के अनुसार शिक्षक शिक्षा, टीचर एजुकेशन में भी नवीन सुधार आवश्यक हैं। भारत में शिक्षक शिक्षा के विकास में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन तथा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भाग 1, उभरते आयाम, इमर्जिंग डायमेंशंस। 1. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT, स्मार्ट क्लास, ई लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल कंटेंट MOOCs, वर्चुअल क्लास, शिक्षक को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाना। 2. समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी प्रकार के विद्यार्थियों, विशेष आवश्यकता वाले को समान अवसर। RTE अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार। समानता एवं न्याय पर आधारित शिक्षण। 3. वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, बहुसांस्कृतिक शिक्षा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप कौशल विकास। 6. सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE, निरंतर मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक क्षेत्रों का विकास। 7. पर्यावरण एवं सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास लक्ष्यों SDGs की समझ। भाग 2, शिक्षक शिक्षा, टीचर एजुकेशन। 1. शिक्षक शिक्षा का अर्थ। शिक्षक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षकों को ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण एवं व्यवहारिक दक्षताओं से सुसज्जित किया जाता है। 2. शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य। प्रभावी शिक्षण कौशल विकसित करना, विषय ज्ञान को मजबूत करना, नैतिक एवं व्यावसायिक मूल्यों का विकास, अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहन। 3. शिक्षक शिक्षा के प्रमुख कार्यक्रम। D.L.Ed डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन,
B.Ed बैचलर ऑफ एजुकेशन, M.Ed मास्टर ऑफ एजुकेशन। इन कार्यक्रमों का नियमन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा किया जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed कार्यक्रम पर बल दिया गया है। भाग 3 उभरते आयामों के संदर्भ में शिक्षक शिक्षा। 1 ICT प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता, ऑनलाइन शिक्षण की क्षमता। 2 समावेशी दृष्टिकोण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, मनोवैज्ञानिक समझ। 3 शोध एवं नवाचार, एक्शन रिसर्च, कक्षा आधारित प्रयोग। 4 व्यावसायिक विकास, कार्यशालाएं सेमिनार, सतत व्यावसायिक विकास CPD। 5 सामाजिक उत्तरदायित्व, समुदाय से जुड़ा, सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहभागिता। भाग 4 चुनौतियां, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण संस्थानों की कमी, व्यावहारिक प्रशिक्षण में कमी, तकनीकी संसाधनों का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी। 15 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस वे संस्थान हैं जहां भावी शिक्षकों को आवश्यक ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यावसायिक मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। भारत में इन संस्थानों का नियमन एवं मान्यता नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा किया जाता है। नीचे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की प्रमुख विशेषताएं विस्तार से दी गई हैं। 1 स्पष्ट उद्देश्य, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक तैयार करना, शिक्षण कौशल, नेतृत्व क्षमता और नैतिक मूल्यों का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करना। 2 सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम, वेल स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, विषय ज्ञान, कंटेंट नॉलेज और शिक्षण विधियों, पेडागोजी का संतुलन, सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों पक्षों पर जोर, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के अनुरूप पाठ्यक्रम, आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार समय समय पर संशोधन। 3 अनुभवी एवं योग्य शिक्षक, क्वालिफाइड फैकल्टी, विषय विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षित संकाय सदस्य, शोध एवं नवाचार में सक्रिय भागीदारी, विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शक एवं परामर्शदाता की भूमिका। 4 शिक्षण अभ्यास, टीचिंग प्रैक्टिस की व्यवस्था, स्कूलों में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, माइक्रो टीचिंग एवं डेमो लेसन, वास्तविक कक्षा अनुभव प्राप्त करने का अवसर। 5 आधुनिक संसाधन एवं अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, समुचित कक्षाएं, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाएं, ICT लैब, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर सुविधा, ऑडियो विजुअल साधनों की उपलब्धता। 6 अनुसंधान एवं नवाचार, रिसर्च एंड इनोवेशन, एक्शन रिसर्च को प्रोत्साहन, सेमिनार, कार्यशालाएं एवं सम्मेलन, शिक्षा में नई तकनीकों का प्रयोग। 7 मूल्य एवं नैतिक शिक्षा, शिक्षक आचार संहिता का पालन, नैतिकता, अनुशासन एवं सामाजिक मूल्यों का विकास, समावेशी एवं लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। 8 सतत मूल्यांकन प्रणाली, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन, प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक दोनों का आकलन, फीडबैक आधारित सुधार प्रणाली। 16 नॉलेज एंड पेडागोजी। 1 प्रस्तावना, शिक्षा की प्रक्रिया में ज्ञान, नॉलेज और शिक्षाशास्त्र, पेडागोजी दोनों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञान वह समझ, सूचना, अनुभव और कौशल है जो व्यक्ति अर्जित करता है। शिक्षाशास्त्र वह कला एवं विज्ञान है जिसके माध्यम से शिक्षक ज्ञान को प्रभावी ढंग से विद्यार्थियों तक पहुंचाता है। आधुनिक शिक्षा में केवल विषय ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि शिक्षक को यह पता हो कि कैसे पढ़ाना है।
भाग 1 ज्ञान नॉलेज का अर्थ। ज्ञान वह संगठित सूचना, अनुभव और समझ है जो अध्ययन, अनुभव और अभ्यास से प्राप्त होती है। दार्शनिक दृष्टिकोण से ज्ञान 3 स्रोतों से प्राप्त होता है। अनुभव एम्पिरिसिज्म, तर्क रैशनलिज्म, अंतर्ज्ञान इंट्यूइशन। भाग 2 विभिन्न प्रकार के ज्ञान। 1 तथ्यात्मक ज्ञान फैक्चुअल नॉलेज, तथ्यों, परिभाषाओं, तिथियों और मूल सिद्धांतों का ज्ञान। उदाहरण गणित के सूत्र, इतिहास की तिथियां। 2 संकल्पनात्मक ज्ञान कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, अवधारणाओं, सिद्धांतों और उनके संबंधों की समझ। उदाहरण लोकतंत्र की अवधारणा, बीजगणित के नियम। 3 प्रक्रियात्मक ज्ञान प्रोसीजरल नॉलेज, किसी कार्य को करने की विधि या प्रक्रिया का ज्ञान। उदाहरण गणितीय प्रश्न हल करने की प्रक्रिया। 4 मेटाकॉग्निटिव ज्ञान मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, अपनी सोच और सीखने की प्रक्रिया को समझने का ज्ञान। विद्यार्थी को यह पता होना कि वह कैसे बेहतर सीख सकता है। 5 विषय वस्तु ज्ञान कंटेंट नॉलेज, शिक्षक के विषय का गहरा ज्ञान। उदाहरण गणित शिक्षक को गणित का पूर्ण ज्ञान। 6 शिक्षण विषयक ज्ञान पेडागॉजिकल नॉलेज, शिक्षण विधियों, तकनीकों और कक्षा प्रबंधन का ज्ञान। 7 विषय शिक्षण ज्ञान पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज PCK। यह अवधारणा ली शुल्मान द्वारा दी गई। इसमें विषय ज्ञान और शिक्षण विधि का समन्वय होता है। शिक्षक को यह पता होना चाहिए कि किसी विशेष विषय को किस प्रकार सरल और प्रभावी ढंग से पढ़ाया जाए। भाग 3 शिक्षाशास्त्र पेडागोजी का अर्थ। शिक्षाशास्त्र वह विज्ञान एवं कला है जिसके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने में सहायता करता है। प्रमुख शिक्षण दृष्टिकोण। व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, समस्या समाधान विधि, गतिविधि आधारित शिक्षण, ICT आधारित शिक्षण। भाग 4 ज्ञान और शिक्षाशास्त्र का संबंध। विषय ज्ञान के बिना प्रभावी शिक्षण संभव नहीं। केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं, उचित शिक्षण विधि भी आवश्यक। PCK के माध्यम से शिक्षक विषय को विद्यार्थियों की समझ के अनुसार प्रस्तुत करता है। आधुनिक शिक्षा में छात्र केंद्रित शिक्षण पर बल। 17 इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ पेडागोजी, शिक्षाशास्त्र पेडागोजी के अध्ययन का महत्व। पेडागोजी का अर्थ है शिक्षण की कला एवं विज्ञान। यह बताता है कि क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए शिक्षाशास्त्र का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। 1 प्रभावी शिक्षण कौशल का विकास। शिक्षाशास्त्र शिक्षक को विभिन्न शिक्षण विधियों, लेक्चर, डिस्कशन, एक्टिविटी मेथड आदि का ज्ञान देता है। शिक्षक विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त विधि चुन पाता है। कक्षा प्रबंधन, क्लासरूम मैनेजमेंट में दक्षता आती है। 2 विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण को बढ़ावा। आधुनिक शिक्षा में शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। शिक्षाशास्त्र छात्रों की रुचि, क्षमता और गति के अनुसार शिक्षण की समझ विकसित करता है। सक्रिय अधिगम एक्टिव लर्निंग को बढ़ावा मिलता है। 3 विषय को सरल एवं रोचक बनाना। कठिन विषयों को सरल उदाहरणों और गतिविधियों के माध्यम से समझाया जा सकता है। यह अवधारणा ली शुल्मान द्वारा प्रतिपादित पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज PCK से संबंधित है, जिसमें विषय ज्ञान और शिक्षण कौशल का समन्वय होता है। 4 सीखने के सिद्धांतों की समझ। बाल विकास और अधिगम सिद्धांतों का ज्ञान मिलता है। उदाहरण जीन पियागेट संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, लिव वाइगट्स्की सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इन सिद्धांतों से शिक्षक को बच्चों की मानसिक अवस्था समझने में सहायता मिलती है। 5 मूल्यांकन की उचित प्रणाली।
शिक्षाशास्त्र मूल्यांकन की विभिन्न तकनीकों ऑब्जेक्टिव, एसे, सीसीई की जानकारी देता है। विद्यार्थियों की प्रगति का सही आकलन संभव होता है। 6. समावेशी शिक्षा में सहायक। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को पढ़ाने की समझ विकसित होती है। समान अवसर और समान शिक्षा के सिद्धांत को लागू करने में सहायता मिलती है। 7. नवाचार एवं शोध को प्रोत्साहन। शिक्षक नई शिक्षण तकनीकों का प्रयोग कर सकता है। एक्शन रिसर्च द्वारा शिक्षण में सुधार संभव होता है। 8. नैतिक एवं व्यावसायिक विकास। शिक्षक में अनुशासन, जिम्मेदारी और नैतिक मूल्यों का विकास। शिक्षक समाज के लिए आदर्श बनता है। शिक्षाशास्त्र का अध्ययन इन उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक है। 18. टेक्स्ट बुक्स एंड वर्कबुक्स। 1. प्रस्तावना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक और कार्यपुस्तिका अत्यंत महत्वपूर्ण साधन हैं। ये दोनों शिक्षण सामग्री, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स के प्रमुख अंग हैं। पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक, निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार की गई पुस्तक जिसमें विषय वस्तु का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण होता है। कार्यपुस्तिका, वर्कबुक। अभ्यास, प्रश्न, गतिविधियां और कार्यों के माध्यम से विद्यार्थियों को सीखने का अवसर प्रदान करने वाली पुस्तक। भारत में विद्यालयी पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग तथा विभिन्न राज्य शिक्षा बोर्डों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाग 1. पाठ्य पुस्तकों का महत्व। 1. पाठ्यक्रम का आधार। पाठ्य पुस्तक निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार होती है। यह शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है। 2. ज्ञान का संगठित एवं क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण। विषय वस्तु सरल से जटिल की ओर व्यवस्थित होती है। अवधारणाओं का स्पष्ट और तार्किक विकास होता है। 3. समानता एवं एकरूपता। सभी विद्यार्थियों को समान सामग्री उपलब्ध होती है। शिक्षा में एकरूपता बनी रहती है। 4. आत्म अध्ययन में सहायक। विद्यार्थी स्वयं अध्ययन कर सकते हैं। परीक्षा की तैयारी में उपयोगी। 5. शिक्षण योजना बनाने में सहायक। शिक्षक पाठ योजना, लेसन प्लान बनाने में पाठ्य पुस्तक का उपयोग करता है। समय प्रबंधन में सुविधा होती है। भाग 2. कार्यपुस्तिकाओं का महत्व। 1. अभ्यास एवं पुनरावृत्ति। प्रश्न, रिक्त स्थान, मिलान, गतिविधियां आदि के माध्यम से अभ्यास का अवसर। सीखी हुई सामग्री को सुदृढ़ बनाती है। 2. सक्रिय अधिगम को बढ़ावा। विद्यार्थी स्वयं कार्य करके सीखता है। गतिविधि आधारित शिक्षण को प्रोत्साहन। 3. मूल्यांकन में सहायक। शिक्षक विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन कर सकता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसीई में सहायक। 4. आत्मविश्वास का विकास। अभ्यास के माध्यम से त्रुटियों का सुधार। समस्या समाधान क्षमता का विकास। 5. रचनात्मकता का विकास। प्रोजेक्ट, चित्रकारी, लेखन कार्य आदि के माध्यम से सृजनात्मक सोच को बढ़ावा। भाग 4. सीमाएं। पाठ्य पुस्तक की सीमाएं। कभी कभी रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा। सभी छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखती। कार्यपुस्तिका की सीमाएं। अधिक अभ्यास से बोझ बढ़ सकता है। केवल लिखित कार्य पर अधिक निर्भरता। 19. क्वालिटी ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के प्रमुख गुण। 1. पाठ्यक्रम के अनुरूप, करिकुलम ओरिएंटेड। निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार की गई हो। शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करे। राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के अनुरूप हो। 2. विषय वस्तु की शुद्धता, एक्यूरेसी ऑफ कंटेंट। तथ्यात्मक त्रुटियां न हो।
नवीनतम एवं प्रमाणिक जानकारी हो। वैज्ञानिक एवं तार्किक दृष्टिकोण हो। 3. सरल एवं स्पष्ट भाषा, सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। भाषा विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार हो। अनावश्यक कठिन शब्दों का प्रयोग न हो। वाक्य संरचना सरल और बोधगम्य हो। 4. क्रमबद्ध एवं संगठित प्रस्तुतिकरण, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन। विषय वस्तु सरल से जटिल की ओर हो। अध्यायों का तार्किक क्रम हो। शीर्षक एवं उपशीर्षक स्पष्ट हो। 5. रोचकता एवं आकर्षण, इंटरेस्ट एंड अट्रैक्टिवनेस। चित्र, चार्ट, तालिका और उदाहरणों का समुचित उपयोग। रंगीन एवं आकर्षक छपाई। जीवन से संबंधित उदाहरण। 6. गतिविधि एवं अभ्यास, एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइजेस। प्रत्येक अध्याय के अंत में अभ्यास प्रश्न। वस्तुनिष्ठ एवं वर्णनात्मक प्रश्नों का संतुलन। परियोजना कार्य एवं गतिविधियां शामिल हों। 7. छात्र केंद्रित दृष्टिकोण, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। विद्यार्थियों की रुचि, आवश्यकता एवं क्षमता को ध्यान में रखे। रचनात्मकता और चिंतनशीलता को बढ़ावा दे। 8. नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का समावेश। नैतिक शिक्षा, सामाजिक समरसता एवं राष्ट्रीय एकता का विकास। लैंगिक समानता एवं समावेशी दृष्टिकोण। 9. मूल्यांकन में सहायक। आत्ममूल्यांकन के प्रश्न। विविध प्रकार के प्रश्न, लघु, दीर्घ, वस्तुनिष्ठ। 10. सहायक सामग्री का समावेश। शब्दावली, ग्लॉसरी। सारांश, समरी। संदर्भ सूची, रेफरेंसेस। 20. रोल ऑफ इंसर्ट इन टेक्स्ट बुक। प्रस्तावना। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इंसर्ट, भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना तथा राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों का विकास करना है। विद्यालयी पाठ्यपुस्तकों के निर्माण, संशोधन एवं मानकीकरण में इंसर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इंसर्ट की प्रमुख भूमिकाएं। 1. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, एनसीएफ का निर्माण। इंसर्ट समय समय पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ तैयार करता है। इसी रूपरेखा के आधार पर पाठ्य पुस्तकों की संरचना और विषय वस्तु निर्धारित होती है। एनसीएफ शिक्षा के उद्देश्यों, मूल्यों और शिक्षण दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। 2. पाठ्य पुस्तकों का निर्माण एवं प्रकाशन। इंसर्ट कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करता है। विषय विशेषज्ञों, शिक्षकों और शिक्षाविदों की समिति द्वारा सामग्री तैयार की जाती है। पुस्तकों को सरल, वैज्ञानिक एवं छात्र केंद्रित बनाया जाता है। 3. गुणवत्ता एवं मानकीकरण। पाठ्य पुस्तकों की सामग्री तथ्यात्मक रूप से शुद्ध एवं अद्यतन होती है। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में एकरूपता बनाए रखने में सहायक। सभी राज्यों को गुणवत्ता मानकों का मार्गदर्शन प्रदान करता है। 4. शिक्षणाधिगम सामग्री का विकास। केवल पाठ्य पुस्तक ही नहीं बल्कि शिक्षक मार्गदर्शिका, टीचर्स हैंडबुक भी तैयार करता है। डिजिटल सामग्री, ई पुस्तकें और ऑडियो विजुअल संसाधन उपलब्ध कराता है। 5. अनुसंधान एवं नवाचार। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करता है। नई शिक्षण विधियों और मूल्यांकन तकनीकों का विकास। शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव देता है। 6. समावेशी एवं मूल्य आधारित शिक्षा। लैंगिक समानता, पर्यावरण शिक्षा, मानवाधिकार और राष्ट्रीय एकता जैसे मूल्यों को पाठ्य पुस्तकों में समाहित करता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता का सम्मान। 7. राज्यों को मार्गदर्शन। राज्य शिक्षा बोर्डों को पाठ्यक्रम एवं पुस्तक निर्माण में परामर्श देता है। एससीईआरटी एवं अन्य संस्थाओं के साथ समन्वय करता है।
8. सतत संशोधन एवं अद्यतन। समय समय पर पाठ्य पुस्तकों में संशोधन, नई शिक्षा नीति के अनुरूप परिवर्तन, बदलती सामाजिक एवं वैज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुसार अद्यतन सामग्री। इंसर्ट की पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं। सरल एवं बोधगम्य भाषा, चित्र, गतिविधि और उदाहरण आधारित प्रस्तुति, आलोचनात्मक एवं रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा, छात्र केंद्रित दृष्टिकोण। 21. मल्टीमीडिया एंड इट्स यूज इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी। प्रस्तावना। मल्टीमीडिया का अर्थ है पाठ, टेक्स्ट, चित्र, इमेजेस, ध्वनि, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन और ग्राफिक्स आदि का संयुक्त उपयोग। जब इन सभी माध्यमों का उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है तो उसे शैक्षिक प्रौद्योगिकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में मल्टीमीडिया का उपयोग कहा जाता है। आधुनिक शिक्षा में डिजिटल संसाधनों के विकास में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग तथा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की महत्वपूर्ण भूमिका है जो आईसीटी आधारित शिक्षण पर बल देती है। 1. मल्टीमीडिया के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। टेक्स्ट, पाठ, लिखित सामग्री, इमेजेस, चित्र, फोटो, चार्ट, ग्राफ, ऑडियो, ध्वनि, भाषण, संगीत, रिकॉर्डिंग, वीडियो, शैक्षिक फिल्में, डेमो, एनिमेशन, गतिशील चित्र, ग्राफिक्स, डिजाइन और दृश्य प्रस्तुति। 2. शैक्षिक प्रौद्योगिकी में मल्टीमीडिया का उपयोग। 1. कक्षा शिक्षण में उपयोग, स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्टर और डिजिटल बोर्ड का उपयोग, कठिन विषयों को एनिमेशन द्वारा सरल बनाना, विज्ञान प्रयोगों का वीडियो प्रदर्शन। 2. ई-लर्निंग और ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अध्ययन, वेबिनार, वर्चुअल क्लास, डिजिटल कंटेंट एवं ई बुक्स। 3. स्वाधिगम, सेल्फ लर्निंग, विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर और इंटरैक्टिव मॉड्यूल। 4. मूल्यांकन में उपयोग, ऑनलाइन क्विज, कंप्यूटर आधारित टेस्ट, त्वरित फीडबैक। 5. विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए ऑडियो बुक्स, विजुअल सपोर्ट, सहायक तकनीक, असिस्टिव टेक्नोलॉजी। 3. मल्टीमीडिया के लाभ, एडवांटेजेस। शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाता है, जटिल विषयों को सरल करता है, विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाता है, समय की बचत करता है, दीर्घकालिक स्मृति में सहायता करता है, बहुसंवेदी अधिगम, मल्टीसेंसरी लर्निंग को बढ़ावा देता है। 4. मल्टीमीडिया की सीमाएं, लिमिटेशंस। तकनीकी उपकरणों की आवश्यकता, लागत अधिक हो सकती है, बिजली एवं इंटरनेट पर निर्भरता, तकनीकी ज्ञान का अभाव। 5. शिक्षक की भूमिका, उपयुक्त सामग्री का चयन करना, विद्यार्थियों को तकनीकी उपयोग के लिए मार्गदर्शन देना, संतुलित एवं उद्देश्यपूर्ण उपयोग करना, विद्यालयों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ स्कूल्स। प्रस्तावना। विद्यालयों की गुणवत्ता, कार्यक्षमता और शैक्षिक परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए अनुश्रवण, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन, इवैल्यूएशन अत्यंत आवश्यक प्रक्रियाएं हैं। अनुश्रवण, मॉनिटरिंग का अर्थ है विद्यालय की गतिविधियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की निरंतर निगरानी। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन का अर्थ है विद्यालय की उपलब्धियों और गुणवत्ता का आकलन करना। भारत में विद्यालयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तथा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जैसी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 1. विद्यालय अनुश्रवण, मॉनिटरिंग ऑफ स्कूल्स। 1. उद्देश्य, विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार,
शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना। सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन। दो प्रमुख क्षेत्र। शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षक की उपस्थिति, पाठ योजना, कक्षा प्रबंधन। विद्यार्थी उपस्थिति एवं प्रगति। अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला। मिड डे मील एवं अन्य योजनाएं। प्रशासनिक कार्य। 3 अनुश्रवण के साधन। निरीक्षण, इंस्पेक्शन। रिपोर्ट एवं अभिलेख, रिकॉर्ड्स। बैठकें एवं समीक्षा। फीडबैक प्रणाली। 2 विद्यालय मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ स्कूल्स। 1 उद्देश्य, विद्यालय की उपलब्धियों का आकलन। गुणवत्ता सुधार हेतु सुझाव। जवाबदेही सुनिश्चित करना। 2 मूल्यांकन के प्रकार। आंतरिक मूल्यांकन, विद्यालय द्वारा स्वयं। बाह्य मूल्यांकन, बाहरी एजेंसियों द्वारा। समग्र मूल्यांकन, शैक्षणिक एवं सहशैक्षणिक गतिविधियां। 3 मूल्यांकन के मानदंड। छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि। शिक्षण विधियां। सहशैक्षणिक गतिविधियां। विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व। सामुदायिक सहभागिता। 3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की आवश्यकता। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। संसाधनों का उचित उपयोग। शिक्षकों की कार्यक्षमता में वृद्धि। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना। पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व। 4 लाभ, एडवांटेजेस। निरंतर सुधार की प्रक्रिया। समस्या की शीघ्र पहचान। योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन। बेहतर शैक्षणिक परिणाम। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।